नमस्कार, आपका स्वागत है बीसीसी न्यूज़ हिंदी में और मैं हूं श्वेता राज। आज हम जानेंगे देश और दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। चलिए वक्त जाया ना करते हुए शुरू किया जाए यह कार्यक्रम। पहली खबर है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी ट्रांस को प्रदेश की 27,903 ट्रांसमिशन लाइनों पर 416 एक्सट्रैक्ट हाइड्रेशन सब स्टेशनों की असेट मैपिंग कर रही है। यह कार्य डिजिटल डाटा उपलब्धता और आपात स्थिति में सामग्री प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे और डीजीपीएस तकनीक का उपयोग कर 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक सटीक मैपिंग हो रही है। इससे ट्रांसमिशन टावरों की स्थिति, भूमि रिकॉर्ड और उपकरणों की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड के माध्यम से कर्मचारियों को डेटा मिलेगा, जिससे रखरखाव और मरम्मत में समय की बचत होगी। सॉफ्टवेयर विकास और डैशबोर्ड निर्माण की प्रगति पर, जिससे डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्थित होंगे और कार्यकुशलता बढ़ेगी। अगली खबर है, जबलपुर में जायद सीजन में उड़द और मूंग की बुआई तेजी से हो रही है। गेहूं कटाई के बाद किसान नरवाई यानी फसल अवशेष को जलाकर नष्ट करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता, जैव विविधता और सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, जिससे मिट्टी कठोर होकर जल धारण क्षमता खो देती है। फसलें जल्दी सूखने लगती हैं और मित्र कीटों को नुकसान पहुंचता है। नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषण और तापमान वृद्धि भी होती है। कृषि विभाग ने नरवाई प्रबंधन के लिए निर्देश जारी की है। जिले 1500 एकड़ में हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर की बुआई के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पनागर और सीहोर में कृषि विस्तार अधिकारियों की उपस्थिति में नरवाई प्रबंधन प्रदर्शन आयोजित हुए हैं। नरवाई को जलाने के बजाय स्ट्रॉ सीपर से भूसा बनाने या रोटावेटर से मिट्टी में मिलाने की सलाह दी गई है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और अतिरिक्त आय होगी। अगली खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रोतिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की, जो लगभग 3 दशकों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली स्लोवाकिया यात्रा थी। दोनों नेताओं ने भारत स्लोवाकिया संबंधों की समीक्षा की और रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय पक्ष से राज्य मंत्री और सांसद शामिल थे। 2 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति मुर्मू का प्रेसिडेंशियल पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर और पारंपरिक स्लोवाक स्वागत हुआ। उन्होंने आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक आदर्शों और बढ़ते व्यापारिक संबंधों पर जोर दिया। यह यात्रा भारत स्लोवाकिया के बीच गहरे सहयोग और नई पहलों की शुरुआत का संकेत देती है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगली खबर श्रीलंका से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका दौरे पर 1996 की वर्ल्ड कप विजेता श्रीलंकाई क्रिकेट टीम से कोलंबो में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संथा जयसूर्य, अरविंद डी सिल्वा, चमिंडा वास, मारवान अट्टापट्टू और अन्य खिलाड़ियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को याद कर बताया, कहा कि इस टीम ने ट्रॉफी जीतकर लाखों प्रशंसकों का दिल जीता। जयसूर्य ने इसे शानदार अनुभव बताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने भारत के विकास और क्रिकेट पर चर्चा की। रमेश कल्लुविथारान ने कहा कि पीएम मोदी ने श्रीलंका के लिए संकट में सहायता की और कई बदलाव किए। अरविंद डी सिल्वा ने पीएम मोदी को विश्व स्तर पर सम्मानित नेता बताते हुए उनकी तीसरी बार पीएम बनने की उपलब्धि और भारत पर प्रभाव की सराहना की। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है रही। आइए जानते हैं अगली खबर। भारत ने इंडियन ओशियन में कूटनीतिक चाल चलते हुए श्रीलंका के त्रिकोमाली में यूएई और श्रीलंका के साथ मिलकर एक बड़े ऊर्जा हब की स्थापना का ऐलान किया। यह कदम चीन के क्षेत्रीय परियोजना को चुनौती देगा और तीनों देशों के सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलंबो यात्रा के दौरान, जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार डिसान्यांगे के सत्ता में आने के बाद पहली थी, इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। त्रिकोमाली एक रणनीतिक डीप वाटर हर्बल अब ऊर्जा हब बनेगा, जिसमें मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन, ऑयल टैंक फार्म और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होंगे। इंडियन ऑयल की श्रीलंका शाखा पहले से ही कुछ टैंक फार्म संचालित करती है। विदेश संचालित विक्रम मिश्री ने इसे क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के लिए ऐतिहासिक कदम बताया, जिसमें यूएई भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। यह परियोजना क्षेत्र में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ करेगी। अगली खबर है, पासपोर्ट में जीवन साथी का नाम जोड़ने की प्रक्रिया भारत में बहुत आसान हो गई है।
पहले शादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता थी, जिसके कारण परंपरागत विवाह करने वाले लोगों को जो पंजीकरण नहीं कराते उन्हें परेशानी होती थी। अब विदेश मंत्रालय ने बिना विवाह प्रमाण पत्र के नाम जोड़ने की सुविधा दे दी है। दंपतियों को केवल एक संयुक्त फोटो जमा करना होगा, जिसमें दोनों के हस्ताक्षर हो, और इसे स्वयं प्रमाणित दस्तावेज माना जाएगा। मंत्रालय ने इसके लिए एनेक्स जे शुरू किया है, जहां दंपति संयुक्त फोटो को अपलोड कर सकते हैं, अपनी वैवाहिक स्थिति घोषित कर सकते हैं और नाम, आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट नंबर जैसे विवरण दे सकते हैं। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पंजीकरण कम होता है, लोगों को राहत मिलेगी। हस्ताक्षरित फोटो और स्थान, तारीख का विवरण वैधता सुनिश्चित करता है, जिससे प्रक्रिया सरल और सुलभ हो जाएगी। अगली खबर है, मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तबव्वुर राना का अमेरिका से भारत प्रत्यार्पण भारत की बड़ी कूटनीतिक और कानूनी सफलता है। भारत सरकार इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही है और विपक्ष ने भी इसका सराहना की है। एनसीपी एसपी नेता मजीद मेनन ने इसे मोदी सरकार की कामयाबी बताया, लेकिन कहा कि अमेरिका ने इस प्रक्रिया में देरी की। उन्होंने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत निष्पक्ष ट्रायल जरूरी है। राणा के खिलाफ दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत में मामला चलेगा, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट तक जा सकती है। होम मिनिस्ट्री ने विशेष लोक अभियोजक के रूप में नरेंद्र मान को नियुक्त किया है, जिन्हें 2018 में एसएससी के पेपर लीक जैसे मामलों का अनुभव है। राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इससे पहले अजमल कसाब केस में उज्जवल निकम ने सफल पैरवी की थी। यह मामला वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार जिला कारागार से चौंकाने वाली खबर आई है, जहां 15 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 7 अप्रैल को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में सभी 1100 कैदियों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। पॉजिटिव कैदियों को अलग बैरक में शिफ्ट कर उनका इलाज शुरू किया गया है। अन्य कैदियों में भी डर का माहौल है। जेल अधीक्षक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। यह पहला मामला नहीं है। 2017 में भी 16 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले थे। बड़ा सवाल यह है कि कैदी कैसे संक्रमित हुए। एचआईवी से प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे एड्स हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण 8 या 10 साल में दिखते हैं। एड्स का कोई पूर्ण इलाज नहीं है और विशेष जांच के लिए CD4 गणना से ही इसकी पुष्टि होती है। जेल में स्थिति नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल से लागू कर दिया है, जिसकी अधिसूचना भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इसकी मंजूरी दी थी। यह कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। AIPLB, DMK, जामियत अल्मा ए हिंद, असुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रताप गढ़ी जैसे याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। मुस्लिमों के वक्फ प्रावधान में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाता है और गैर मुस्लिमों को वक्फ में शामिल करने का प्रावधान गलत है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए BCC न्यूज़ IND। मैं हूं श्वेता राज, अब आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।